जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल JS स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 1 जो है फिजिक्स का है। ठीक है, तो पार्ट का नाम है दोस्तों समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम से देखते हुए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया हूँ। लगभग 1 महीने के अंदर जितना भी फिजिक्स रहेगा, मतलब जो जितना पार्ट है क्लास 10 का फिजिक्स पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। मैं प्रयास करूँगा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त करने का दोस्तों। तो आपको लोग को परिभाषा भी बताया जाएगा, इसको समझाया भी जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए मैं समय लगवाते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पे। तो देखिए आपका चैप्टर क्या नाम है, चैप्टर आपका अध्याय आपका दोस्तों 14 है और क्लास 10 वालों के लिए समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस ये आपका चैप्टर का नाम है। पहला है प्रकाश, पहला हेडिंग है दोस्तों आपका प्रकाश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश क्या होता है, लाइट। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है या उत्साहित करती है। यही क्या कहलाएगा, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत या उत्साहित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक दोस्तों, समझ में आया। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग अंधेरे में रहते हैं, अगर कहीं भी अगर देखिए हम लोग अगर अंधेरे कमरे में जाते हैं, कुछ भी सामान अगर हेरना हो गया, खोजना हो गया, जैसे मान लीजिए ब्रेंच पे मोबाइल हो गया, उस समय अगर हेरने जाएंगे अंधेरे कमरे में नहीं दिखाई देता तो हम लोग ऐसे ऐसे हेरते हैं ना। अगर लाइट जब रहती तो हम लोग पता चल जाता है हाँ यहाँ मोबाइल है तो अपना ले लेते हैं। ये किससे, अगर लाइट रहती तो पता चल जाता है ना। तो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है ना, मतलब प्रकाश है जो उत्साहित कर रहा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या कर रहा है, बता रहा है, जागृत कर रहा है। यही प्रकाश कहलाता है। ठीक दोस्तों, समझ में आया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या कर रहा है, जागृत करता है, बताता है ना, यह प्रकाश कहलाता है। ठीक दोस्तों, देखिए डिफिनेशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो प्रकाश का परिभाषा आई होप समझ में आ गया होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत या उत्साहित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक दोस्तों, समझ में आना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत या उत्साहित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए अगला हेडिंग क्या है दोस्तों, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। ठीक है दोस्तों, अगला हेडिंग क्या है, प्रकाश के स्रोत। ठीक है, लाइट ऑफ सोर्सेस। ठीक है, लाइट ऑफ सोर्सेस आपका प्रकाश के स्रोत जो है लाइट ऑफ सोर्सेस है। ठीक है, लाइट ऑफ सोर्सेस, LIGHT, लाइट ऑफ सोर्सेस। यस यू दोस्तों, प्रकाश के स्रोत लाइट ऑफ सोर्सेस। तो देखिए प्रकाश के स्रोत जो होता है दोस्तों, प्रकाश के स्रोत दो होता है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है कृत्रिम स्रोत। तो यह कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, प्रकाश के स्रोत जो होते हैं दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है दोस्तों कृत्रिम स्रोत। ठीक दोस्तों, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम स्रोत। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो पहला आपका है प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत का डिफिनेशन क्या होगा, ऐसा स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित नहीं किया है, वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित नहीं किया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आया। देखिए जो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार होते हैं, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो मानव ने निर्मित नहीं किया, उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। मतलब प्रकाश के स्रोत में जो दो प्रकार होते हैं, यह दो प्रकार होता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। तो प्राकृतिक स्रोत का डिफिनेशन क्या होगा, ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित नहीं किया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ऐसा प्रकाश स्रोत, देखिए इसका डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऐसा प्रकाश, यह प्रकाश स्रोत, यह वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित
नहीं किया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए प्राकृतिक स्रोत क्या होता है दोस्तों, वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित नहीं किया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा। ठीक दोस्तों, सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि। ठीक दोस्तों, सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि। जैसे दोस्तों आपका सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि। सूर्य क्या होता है दोस्तों, मानव ने नहीं बनाया है, और तारे भी मानव ने नहीं बनाया है, चंद्रमा भी मानव ने नहीं बनाया है आदि। तो ठीक दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित नहीं किया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि। ठीक दोस्तों, समझाना। तो अगला क्या हो जाएगा, कृत्रिम स्रोत क्या होगा दोस्तों, वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है, वह प्रकाश स्रोत। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। कृत्रिम स्रोत कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा डिफिनेशन, वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। कृत्रिम स्रोत का मतलब जैसे हो जाएगा, जैसे मोमबत्ती, जैसे हो जाएगा मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लालटेन इत्यादि। लालटेन आदि। ठीक दोस्तों, देखिए कृत्रिम स्रोत क्या होता है, वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है, मतलब अपने हाथ से बनाया हुआ है, उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती जो है मनुष्य ने बनाया है अपने हाथ से ही, और विद्युत बल्ब भी बनाया है, लालटेन इत्यादि। ठीक दोस्तों, पहले ज़माने में जो था, पहले 2010, 11, 12 में दोस्तों लालटेन, जो हम लोग के ज़माने में लालटेन जो था बहुत यूज़ होता था। इस समय लालटेन है, विद्युत बल्ब ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सभी मनुष्य ने ही बनाया है ना। तो मनुष्य जो बनाया है वो क्या हो जाएगा, कृत्रिम स्रोत। वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है, निर्मित का मतलब जो मनुष्य बनाया हुआ है, वो हो जाएगा कृत्रिम स्रोत। ठीक है, जो वह प्रकाश स्रोत जो मानव ने निर्मित किया है उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लालटेन इत्यादि। ठीक दोस्तों, समझ में आता है। देखिए अगला हेडिंग क्या है, प्रकाश के स्रोतों को निम्न दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत जो होते हैं दोस्तों, निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक दोस्तों, पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। ठीक है, पहला दीप्त, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो देखिए दोस्तों, जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है इसे हम लोग प्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी बोल सकते हैं। तो इसके जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रदीप्त भी लिख सकते हैं। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं या दीप्त प्रकाश स्रोत, ये दोनों एक ही है। ठीक, और अगला क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक दोस्तों, ये दो भागों में, मतलब इसको हम दीप्त प्रकाश स्रोत को प्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी बोल सकते हैं, और अदीप्त प्रकाश स्रोत यहाँ पे लिखा है। ये दो प्रकार होता है, मैंने यहाँ पे दो लिख दिया है। ठीक है, प्रकाश के स्रोतों को निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो करते हैं प्रकाश उत्पन्न
करती है उसे दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए स्रोत जो है उसे वस्तुएं बोल सकते हैं ना। वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, या दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक दोस्तों, वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे क्या कहेंगे? दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? जैसे देखिए दोस्तों, जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि। ठीक दोस्तों, देखिए जैसे हम क्या हो जाएगा? सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक दोस्तों, जैसे वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश, ये जो है प्रकाश, सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि, ये सभी क्या है? स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका दूसरा क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है दोस्तों? हेडिंग क्या है आपका? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। वे प्रकाश स्रोत, यहाँ लिख दीजिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। स्रोतों से दीप्त प्रकाश। देखिए वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करती है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं तो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जैसे हम क्या हो जाएगा? चंद्रमा, कांच आदि। ठीक दोस्तों, देखिए चंद्रमा भी स्वयं से प्रकाश जो है उत्पन्न नहीं करती प्रकाश, और कांच में भी ना, कांच में कुछ ना कुछ प्रकाश पड़ेगा तभी तो प्रकाश देता है। ठीक है, स्वयं से नहीं करेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जो स्रोत होता है इसे हम लोग वस्तुएं भी बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, प्रकाश के स्रोत को निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है उसे प्रदीप्त प्रकाश वस्तुएं भी बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसका डिफिनेशन क्या होगा? वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हम सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि हो जाएगा। अदीप्त प्रकाश स्रोत जो होता है इसे अदीप्त प्रकाश वस्तुएं भी बोल सकते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करती है तो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में चंद्रमा, कांच आदि हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगले पेज पे मैं बताता हूँ प्रकाश के गुण। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला हेडिंग है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण जो होते हैं निम्नलिखित हैं। तो प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। प्रकाश के प्रमुख गुण क्या है? निम्नलिखित है। तो इसमें देखिए आपका पहला जो है दोस्तों, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, पहला जो है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सही बात है ना दोस्तों? क्योंकि प्रकाश जब अंधेरे हम लोग रहते हैं तो प्रकाश रहता है तभी तो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो यही आपका पहला मैंने इसमें पॉइंट में कर दिया है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक दोस्तों, इसके बहुत गुण होते हैं दोस्तों। मैं 6 ही बता रहा हूँ। क्यों 6 बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में अगर बहुत अधिक लघुत्तरी में पूछेगा, दीर्घ उत्तरी पूछेगा, 6 से ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसमें 6 ही बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए
है मैंने 6 ही ठो लिख रहा है, क्योंकि आधे लघुत्तरी में पूछेगा तो उसमें 2 नंबर का, दीर्घ लघुत्तरी पूछेगा 4 ठो ना, 5 ठो लिखेंगे बहुत हो जाएगा, 6 ठो मैंने बता दे रहा हूँ। ठीक दोस्तों, पहला क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए दूसरा है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है मतलब गुजरता है, जाता है, गतिमान होता है। जिससे कोई टार्च होता है सीधा मारते हैं तो बाहर ही जाता है ना, इधर उधर नहीं भागता ना, तो ये क्या हो, सीधा रेखा में गमन करतेगा है ना, तो ये हो जाएगा प्रकाश। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, दूसरा कंप्लीट। अब देखिए तीसरा क्या है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा आपका है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक दोस्तों, तो ये तीसरा था। ठीक है, अब देखिए चौथा है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। देखिए दोस्तों, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम अब होता है। पहले जब मैं पढ़ रहा था दोस्तों उस टाइम पे था 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम था। ठीक दोस्तों, 3900 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम था। ठीक दोस्तों, पहले जब मैं पढ़ रहा था दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता था, अब जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक दोस्तों, ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो आप बताना है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक दोस्तों, तो यही आप ठीक करेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए पांचवा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो देखिए प्रकाश जो है विभिन्न माध्यमों में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, प्रकाश जो है विभिन्न माध्यमों में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जो है निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो चाल होता है इसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए छठवां है जो लास्ट हेडिंग, इसमें चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे चमकदार पृष्ठ होता है, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड जो है इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो चमकेगा, इससे परावर्तित होगा ना, तो यही 6वें पॉइंट मैंने लिखा है, चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तित होता है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 6वां। तो एक बार और रिवाइज कराते रहे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला जो है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है मतलब गमन करता है। और तीसरा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और पांचवा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और छठा है चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए आपका अगला हेडिंग है प्रकाशित माध्यम। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम। तो आपका ऑप्टिकल मीडियम क्या है, देखिए दोस्तों, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशित माध्यम कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश है जिन माध्यमों से गुजरेगा, जिस माध्यम से, वही प्रकाशित माध्यम कहलाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशित माध्यम कहते हैं। ठीक दोस्तों, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरेगा वही प्रकाशित माध्यम कहलाएगा। ठीक है, प्रकाशित माध्यम निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक, तीसरा है अपारदर्शक। ठीक दोस्तों, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभाषक, तीसरा है अपारदर्शक। पारदर्शक माध्यम क्या, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है, जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। देखिए दोस्तों, पारदर्शक माध्यम क्या है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वायु, कांच आदि। वायु में क्या होता है दोस्तों, वायु में आधा से ज़्यादा जो है प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, देखिए पारदर्शक माध्यम में आधा से ज़्यादा पार हो जाता है अधिकांश में। ठीक है, वायु में भी कांच में भी। ठीक है दोस्तों, कांच में अगर टॉर्च मारते हैं तो उसमें उस तरफ क्रॉस आधा से ज़्यादा रहता है। ठीक दोस्तों, देखिए एक बार और डिफिनेशन देख लीजिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश जैसे प्रकाश जो है आधा अधूरा उस तरफ, जैसे कोई कांच ले लीजिए, टॉर्च मारेंगे तो कांच की उस तरफ दिखाई देता है ना आधा से ज़्यादा, अधिकांश ही ले लीजिए। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, वायु, कांच आदि। ठीक दोस्तों, आया समझ में। अब देखिए आपका अगला हेडिंग है पारभाषक माध्यम। अगला हेडिंग क्या है दोस्तों, पारभाषक माध्यम। पारभाषक में माध्यम क्या हो जाएगा, आंशिक लेना पड़ेगा। ठीक है, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं।
जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक मतलब थोड़ा सा आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा आपका दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज। दूषित जल में जो रहेगा दोस्तों, कोई ग्लास में पानी ले लीजिए, उसमें अगर ज़्यादा मतलब दूषित रहता है, गंदा रहता है, मिट्टी उट्टी वगैरह रहते हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं दिखाई देता ना, आंशिक भाग ही थोड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि अगर मिट्टी रहता है तो जो उसके नीचे का पेनी टाइप रहता है वो दिखाई नहीं देता, आंशिक भाग थोड़ा सा दिखाई देता है। और घिसा हुआ कांच भी अगर घिसा हुआ रहता है उसको हम देखेंगे टॉर्च मार करके भी देखेंगे, प्रकाश थोड़ा सा ही आंशिक भाग ही उस तरफ प्रवाहित होता है। ठीक है, और तेली कागज में भी थोड़ा सा आंशिक ही मतलब आंशिक ही भाग गुजरता है। ठीक है, तो देखिए पारभाषक माध्यम क्या है दोस्तों, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजरता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए तीसरा, अगला हेडिंग क्या है तीसरा, अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, अपारदर्शक माध्यम। ठीक दोस्तों, तो अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक दोस्तों, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, लकड़ी, लोहा आदि। लकड़ी में क्या होगा दोस्तों, अगर टॉर्च मारेंगे तो उसमें प्रकाश कोई भी भाग उस तरफ दिखाई नहीं देगा, लोहा में भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा उसमें कोई भी भाग गुजर नहीं पाएगा। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए लकड़ी, लोहा आदि। ठीक दोस्तों, देखिए अगला हेडिंग क्या है, तो देखिए दोस्तों आपका अगला हेडिंग क्या है, प्रकाश किरण। ठीक है, लाइट रे। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाशपुंज तीन प्रकार के होते हैं, प्रकाशपुंज जो है तीन प्रकार के होते हैं, या प्रकाशपुंज निम्नलिखित तीन प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भी मन करे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार और देख लीजिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाशपुंज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाशपुंज बीम कहते हैं। प्रकाशपुंज तीन प्रकार के होते हैं, पहला है अभिसारी प्रकाशपुंज, ठीक है, दूसरा है अपसारी प्रकाशपुंज, तीसरा है समांतर प्रकाशपुंज। ठीक दोस्तों, तो पहला जो है अभिसारी प्रकाशपुंज, कंवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और दूसरा है डिवेजेंट बीम ऑफ लाइट, तीसरा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो देखिए इसमें पहला जो है अभिसारी प्रकाशपुंज जो है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये आपका एक बिंदु है, ठीक है, अब इस पर ऐसे प्रकाश आया, ठीक है, इधर से भी आया और इधर से भी इधर गया, तो इस पर गया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक ही बिंदु पे जा रहा है ना। देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तथा उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक बिंदु है, ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें इधर की किरणें इधर की, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ से जाके मिल रही हैं, यहाँ से और यहाँ से एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आया ना, एक ही बिंदु पे क्या कर रही हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाशपुंज कहते
हैं। जैसे कोई प्रकाश है एक ही बिंदु पर ऐसे आके इधर से आ रहा है, इधर से आके मिल रही हैं, वही प्रकाशपुंज कहलाएगा। अभिसारी प्रकाशपुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये पहला कंप्लीट। अब देखिए दूसरा जो है अपसारी प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाशपुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे देखिए इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों को समूह को अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 2 3 एक ठो और लगा दीजिए। देखिए इधर से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, इधर से भी ऐसे बना दिया, इधर से भी ऐसे बना दिया और इधर से। ठीक है, अब देखिए एक ये बिंदु है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से हम इस तरफ से देखेंगे, देखिए ये हमारे तरफ आ रहा है ना, एक बिंदु है, इधर आ रहा है, इधर, मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई, मतलब आ रही ना मेरे पास, देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु है, इधर से प्रकाश इधर से एक ही बिंदु से आ रही है, पहले इधर आई है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर आ रही ना मेरे पास। देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आना। देखिए अब अगला हेडिंग तीसरा, ये दूसरा कंप्लीट। अब तीसरा समांतर प्रकाशपुंज। देखिए समांतर प्रकाशपुंज क्या होता है, इसको हम लोग दर्शा सकते हैं उससे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समांतर प्रकाशपुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं या बराबर समांतर होती हैं, उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। तो देखिए जैसे इसमें ये प्रकाश एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे कर दीजिए। देखिए इधर से जा रहा है, ठीक है, और इधर से इधर जा रहा है, तीनों समांतर है। देखिए दोस्तों ये इधर जा रहा है, ये भी इधर, इधर है, तो ये क्या है, समांतर प्रकाशपुंज है। ठीक दोस्तों, देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर है, ये जो दूरी है समान है, समांतर है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उन प्रकाश किरणों को समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ आना। तो देखिए दोस्तों अगला हेडिंग बताते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका अगला हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के पश्चात इनका संपूर्ण भाग प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं ये डिफिनेशन लिख रखा हूँ। देखिए जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तथा टकराने के पश्चात उनका संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर यहाँ दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के पश्चात इनका संपूर्ण भाग प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए एक बार और देखिए दोस्तों, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तथा टकराने के पश्चात उनका संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल M1, M2 कहते हैं। ठीक दोस्तों, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उस परावर्तक तल को M1, M2 कहते हैं। दर्पण के आपतन बिंदु जो है आपका B है, पर आपतित किरण AB, आपतित किरण क्या है आपका AB है, ठीक है, आपतित किरण AB तथा अभिलंब क्या है NB, अभिलंब NB के बीच कोण को आपतन कोण I कहते हैं। देखिए आपका ये जो है आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो बना कोण है आपतन कोण होता है। ठीक दोस्तों, परावर्तित किरण ABC, देखिए परावर्तित किरण क्या है BC है, BC तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों AB जो है और अभिलंब से आपतन बिंदु के बीच का जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण I होता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण R होता है। ठीक दोस्तों, और ये आपका जो होता है
आपतन बिंदु होता है, ठीक है। ये चिकना सतह इसे बोल सकते हैं या परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जो है n होता है और आपतन कोण I होता है, परावर्तन कोण R होता है दोस्तों, ठीक है। M1 M2 एक चिकना पृष्ठ है कोई, ठीक है। तो ये जो आपतित किरण है दोस्तों, ये आपका AB है और परावर्तित क्या है, BC है, और अभिलंब क्या है, BN है, और ये जो चिकना सतह परावर्तक पृष्ठ है M1 M2 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उस परावर्तक तल को M1, M2 कहते हैं। दर्पण के आपतन बिंदु B, देखिए आपतन बिंदु क्या है, बिंदु है ना, आपतन बिंदु B पर आपतित किरण AB तथा अभिलंब NB, देखिए आपतित किरण AB है, अभिलंब NB है ना, अभिलंब NB के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण AB और BN के बीच बने कोण को I कहते हैं, ठीक है, आपतन कोण I कहते हैं। परावर्तित किरण BC तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण क्या है, BC है, तथा अभिलंब क्या है, BN है, इसके बने कोण को R कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक दोस्तों। देखिए एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर, देखिए जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, यहाँ पर टकराता है, टकराने के पश्चात इनका संपूर्ण भाग प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें मैंने बता दिया आपतित किरण क्या है, आपतित किरण AB है, आपतित किरण AB तथा परावर्तित किरण BC तथा अभिलंब BN, और परावर्तित किरण जो है पृष्ठ जो है M1 M2 है, ठीक है, आपतन बिंदु B है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उस परावर्तक तल M1 M2 कहते हैं। दर्पण के आपतन बिंदु B पर, दर्पण के आपतन बिंदु B पर आपतित किरण AB तथा अभिलंब NB के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण BC तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण R कहते हैं, ठीक दोस्तों, समझ में आया ना। एक बार और ग्राफ दीजिए, AB आपका आपतित किरण, BC आपका परावर्तित किरण, और BN अभिलंब होता है, और ये चिकना पृष्ठ होता है, आपतन बिंदु आपका B होता है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, R, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए परावर्तन के प्रकार। तो आपका अगला हेडिंग क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, अगला हेडिंग है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होता है ना, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल ऊपर में है ना, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ हो जाएगा, मतलब प्रथम नियम हो जाएंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये फर्स्ट नियम है। अब देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है, सेकंड लॉ, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I ये वाला, ठीक है, ये, और तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण I परावर्तन कोण R बराबर है ना, दोनों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो कोण I बराबर कोण R, यही आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका सूत्र हो गया। सेकंड नियम क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का सेकंड नियम क्या है, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण, ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट नियम में आप एक बार और देख लीजिए, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, प्रथम नियम कहता है फर्स्ट लॉ, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये प्रथम नियम है, प्रथम नियम कह सकते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण I बराबर कोण R, ठीक दोस्तों, यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका अगला डिफिनेशन क्या है, आपका अगला हेडिंग क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, आपका अगला हेडिंग है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या होगा दोस्तों, यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है, इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है, इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, ठीक दोस्तों। एक बार और देख लीजिए,
देखिए आपका ये डायग्राम कैसा है, ये आपका आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब है, ठीक है, ये समतल पृष्ठ है। तो इसमें देखिए ये जो आपतित किरण है, मैं इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे इधर देखिए इसको मैंने परावर्तित किरण मान लिया है, और ये आपका परावर्तित किरण था, इसे मैंने आपतित किरण मान लिया है। ये दर्पण है आपका, ये आपका समतल पृष्ठ है। तो देखिए जो आपतित किरण है यहाँ पे मैंने परावर्तित किरण मान लिया, यहाँ परावर्तित किरण को मैंने आपतित किरण मान लिया। तो देखिए ऐसा ही डिफिनीशन भी है दोस्तों प्रकाश का उत्क्रमणीयता का। यदि परावर्तित किरण को, यदि ये जो परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। देखिए एक बार और, यदि परावर्तित किरण, यदि ये परावर्तित किरण, देखिए यदि परावर्तित किरण आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। देखिए एक बार और, यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। यही गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण और परावर्तित, ये आपतित था मैंने परावर्तित मान लिया, परावर्तित को आपतित मान लिया है। ठीक है, इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आया? अब देखिए अगला हेडिंग। तो आपका अगला हेडिंग क्या है? इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, या आभासी प्रतिबिंब, वर्टिकल इमेज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु वस्तु का आभासी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल क्या हो गया? इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आपका देखिए दोस्तों एक बार और समझ लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वर्टिकल इमेज क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तथा अपसारित मतलब होता है फैलना, ठीक है, अपसारित हो जाती हैं तो उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, देखिए वर्टिकल इमेज क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तथा अपसरित मतलब फैलना अपसरित हो जाती हैं तो उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो आपको दोस्तों? आई होप अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये चैप्टर जो आपका पहला था समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, इसी पे समाप्त होता है। इसमें जो 3 हेडिंग बचा हुआ है आपका गोली दर्पण जो होता है ये बचा है। ये गोली दर्पण जो होता है अगले चैप्टर में है, इसीलिए मैं इस चैप्टर में नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अगले चैप्टर में इसे विस्तार से बता दिया जाएगा। इसमें पहला है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पाली से अकलाई कर दी जाए प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। वो अगला चैप्टर में है दोस्तों, इस चैप्टर में नहीं है, उसे हम बता दिया जाएगा। दर्पण क्या होता है इस अगले में बता दिया जाएगा। और दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो ये गोली दर्पण जो है अगले चैप्टर में बता दिया जाएगा। और पार्श्व उत्कोण बच जाता है। पार्श्व उत्कोण दोस्तों अगले चैप्टर में बता दिया जाएगा आपका। समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की क्रिया को पार्श्व उत्कोण कहते हैं। ये जो है अगले चैप्टर में दोस्तों पढ़ा दिया जाएगा पूरा चीज़। ठीक है, तो ये अगले चैप्टर जो है गोली दर्पण ही है, इसीलिए इस चैप्टर में नहीं बता दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसी
पे अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग प्यारा सा कमेंट और लाइक करके बताएंगे तभी हमारा एनर्जी बनेगा आप लोग को पढ़ाने का। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप लोग कमेंट करके प्यारा सा कमेंट करेंगे तो भी हमें पता चलेगा, तो हम और इस पर वीडियो और बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।